लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं कविता ढिल्लो जो आपको पढ़ाती हूँ इग्नू की एमए हिस्ट्री, और एमए हिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन करवाती हूँ। बिकॉज यूजीसी नेट का जो आपका हिस्ट्री का पेपर है वो पूरा का पूरा एमए हिस्ट्री के अंदर से ही आता है। एमए हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक है उसमें हर समय जब मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ तो आपको बता देती हूँ कि इस पॉइंट से आपके लिए क्वेश्चन आता है। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया है कि आपके लिए हिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू तैयार किए हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो कि आपके प्रीवियसली आते ही रहते हैं। राइट, ऑलरेडी मैं एक डाल चुकी हूँ आपके लिए। एक दूसरा टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था। राइट, भू राजस्व व्यवस्था क्या होती है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। इससे हर जगह से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है आपका। मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कौन कौन से सेट में कौन से क्वेश्चन आए हैं। इसमें क्या होता है कि जब कॉलोनिकल पीरियड था 18वीं शताब्दी में, यानी कि 17 आफ्टर मिड ऑफ द 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो मैंने आपको बताया था कि खेती से वो अपनी भरपाई कर रहे थे। खेती से क्या करते थे? किसानों से लगान वसूलते थे। अपने देश का औद्योगिकरण और हमारे देश का भी औद्योगिकरण किया। किसानों से मनमाना कर वसूलते थे, उन्हें नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। एक कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली के लिए उनको मजबूर किया जाता था कि नील की खेती हुआ। और जब इंडिगो वहां से हो गया तो उन्होंने उनके ऊपर 3 कठिया प्रणाली चला दी टैक्स देने के लिए। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने टैक्स कर लगवाए थे। तो उसमें से एक आपका है स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। और इसे जो लागू किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लागू किया था। और इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। और ये 1786 से 1793 तक था। इसमें क्या होता था कि डायरेक्ट जमींदार किसानों से वसूलते थे। इन्होंने क्या किया कि जो जमीनें थी वो जागीरदार जमींदारों को सौंप दी और उनसे कहा कि भाई इतना तुम टैक्स हमें दे दो, किसानों से कर वसूल के। अब कितना अनाज हो रहा है, किस तरीके से उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था किस तरीके से था, कि कितना अनाज हो रहा है, लेकिन उनको 10/11 भाग कंपनी को देना ही पड़ता था और बाकी बचा वो अपने पास रखते थे। और बेचारा मजदूर जो था वो शोषण का शिकार हो जाता था। ठीक है, तो ये थी स्थायी बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के ऊपर बहुत से अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। राइट, क्योंकि इसको 2 जनों ने स्टार्ट किया था, जिसको कि मुनरो कहते हैं। थॉमस मुनरो ने इसे स्टार्ट किया था और अलेक्जेंडर कर्ना, जिसे कर्नल रीड बोलते हैं, कर्नल रीड की जो लागू की हुई जो प्रणाली थी उसको उन्होंने लागू किया था। और ये था 1792 से 1820 तक किया था, जो कि तमिलनाडु, मद्रास, फिर असम और फिर बॉम्बे में भी इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में लागू किया गया था। सबसे पहले इसको बड़ा महल में 1792 में रीड ने आजमाया था। राइट, जिसको डायरेक्ट सेटलमेंट कहते हैं, कि जिसमें क्या होता था कि जमींदारों की कोई भूमिका ही नहीं होती थी। वो क्या करते थे, सीधा डायरेक्ट किसानों से ही कर वसूलते थे। कौन? आपकी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो करती थी। ठीक है, इसके जो कहाँ कहाँ पर ये हुआ था, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो कहाँ कहाँ पर थी, वो आप पॉइंट नोट कर लीजिए। मद्रास, बॉम्बे और असम में और कुर्ग क्षेत्र में लागू की गई थी। और इसमें 1/2 भाग जो है वो लिया जाता था। ब्रिटिश जो कंपनी है उसको 1/2 भाग लेते थे वो किसानों से। अब इसके जो पॉइंट है, जो जो आते हैं पॉइंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये हैं कि इसमें पूछा जाता है कि इसमें क्या हुआ था, कि इसमें सुधार भी कुछ करे किए गए थे, इसका रिवाइज भी किया गया था। तो ये 20-30 वर्षों के लिए रिवाइज किया गया था। तो कब की रिवाइज किया गया था? 1855 में। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यूज में। राइट, 20-30 वर्षों के लिए इसको जो है दोबारा रिवाइज किया गया था। और दूसरा है आर के पिल्ले द्वारा इसको 1822 ईस्वी में इसको भूमि सर्वेक्षण के लिए भी लिया गया था। भूमि बचाव के लिए, कि जैसे कि किसानों से कहते हैं ना कि ये वाली भूमि में खेती नहीं करनी है और इसमें खेती करो, और उनको पलायन करके वहां से हटा दिया गया और वहां पर क्या खोली गई, फैक्ट्रियां खोली। उस तरीके का इन्होंने आर के पिल्ले द्वारा 1822 में भूमि सर्वेक्षण भी हुआ था यहाँ पर। राइट, तो ये भी आपका क्वेश्चन है। और ये है कि 1814 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है इसको लागू किया गया था। राइट, तीसरा क्वेश्चन, जो 5th क्वेश्चन बनता है आपका, वो ये है कि जो मद्रास उत्पीड़न आयोग परिवेदना थी 1832 में किसानों पर अत्याचार की जा रही थी, वो भी इसी वजह से, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसके कारण किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था, तो उसके खिलाफ उन्होंने जो आवाज उठाई थी वो 1832 में उठाई गई थी। राइट, इसके बाद तो आपको क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त क्या होता है? ये 1822 में किया गया था और इसे हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था।
राइट। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1833 में इसमें कुछ सुधार भी किए और ये उत्तर की घाटी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गंगा, मध्य प्रदेश के आसपास आगरा के क्षेत्रों में लागू की गई थी। महाल का मतलब क्या होता है कि इसमें ना जमींदारों को देते थे ना किसानों को देते थे, डायरेक्ट वो गांव के जो छोटे छोटे जो गांव थे उनका ग्रुप बना के डायरेक्ट उस गांव का एक सरपंच होता था जो उस उनके साथ ब्रिटिश कंपनी को लग कर वसूल के देता था। तो इसमें इसको महलवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। ऑलराइट, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ और भी क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको जो कि इम्पोर्टेंट है। राइट, तो ये है आपका ये आपका आया है जून 2025 का ही है ये हिस्ट्री का, जिसमें देखो साफ लिखा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सीक्वेंस में लगाइए। मद्रास में 30 वर्षीय बंदोबस्त में स्थायी सुधारी हुई प्रणाली का सूत्रपात। अभी आपको बताया कि मद्रास में इसको 20-30 वर्षों के लिए रिवाइज किया गया, तो वो कब किया गया था? 1855 में। बड़ा महल में रैयतवाड़ी प्रयोग किया गया था, अभी आपको बताया मैंने पीछे, ये रहा आंसर, वो है 1792 में किया गया था। ऑलराइट, ठीक है, 1792 में जो है ये बड़ा महल में इसको लागू किया गया था। अगला नेक्स्ट है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयत प्रयोग कब शुरुआत किया गया था? इसमें आपको बताया है 1814 में, ये रखा 1814 में आपका शुरू हुआ था प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी। ओके, ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद है आर के पिल्ले द्वारा किया गया भूमि सर्वेक्षण। आर के पिल्ले ने जो भूमि सर्वेक्षण किया था वो कब किया था? 1855 में। राइट, 1855 में, सॉरी, आर के पिल्ले ने जो भूमि सर्वेक्षण किया था 1822 में किया था। 1855 में तो 20-30 वर्षों के लिए सुधार जो कार्य किए गए थे, तो इसका आंसर सेकंड है। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ये रहा, ये भी भू राजस्व बंदोबस्त से ही है। इससे पहले मैं आपको एक इजी वाला क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपका। ये अगस्त 2024 में आ रखा है ये क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वर्ष 1793 में किस स्थान पर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? राइट, अभी मैंने आपको पढ़ाया है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये आपका अगस्त 2024 का क्वेश्चन है। ऑलराइट, एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान भू राजस्व बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करें। इसमें क्या है? मोहम्मद रजा खान कंपनी के नवाब दीवान की तरह काम कर रहे थे किस समय? जब आपकी भू राजस्व व्यवस्था हो रही थी। फार्मिंग सिस्टम प्रणाली के रूप में एक नई प्रणाली 1765 में आरंभ की गई थी। तो फार्मिंग सिस्टम की जो प्रणाली लागू की गई थी, ये वार्नल हैंगस्टिंग के द्वारा की गई थी, वॉरेन हैंगस्टिंग के द्वारा की गई थी, जो कि 1772 में लागू की गई थी बेटा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आपका कथन गलत है, ये वाला आंसर आपका सही है। स्थायी बंदोबस्त में जो भूमि के स्वामित्व के अधिकार जमींदारों में निहित हो गए थे, यही है स्थायी बंदोबस्त, जिसमें कि क्या हुआ था कि जमींदारों को भूमि सौंप दी गई थी। तो आपका सी भी सही है। चार्ल्स मैटकॉफ द्वारा 1792 में बड़ा महल में रैयतवाड़ी प्रणाली आरंभ की गई थी। तो ये गलत है, ये रैयतवाड़ी प्रणाली बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, उसके बाद है आपका चार्ल्स वाला हो गया। आर एम बर्ड ने संपूर्ण महल और राजकीय कोष यूनिट के राजस्व का आंकलन करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण उपलब्ध कराया। ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आपका बी सही है। ओके, तो ये है आपका जो कि क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका जो मैंने पढ़ाया है MHI 109 में आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कंप्लीट की प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है। तो आपके इसमें जो मैं क्वेश्चन देख रही हूँ कि सारे जो है उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो और चॉम्स्फोर्ड रिफॉर्म्स, ये भारत सरकार अधिनियम है ना, ये सारे मैंने ऑलरेडी पढ़ा के प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। एक और जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के लिए भी MHI 103 में मैंने एक्सप्लेन किया है। MHI 10 आपका 110 में भी आपका बौद्ध धर्म एक्सप्लेन किया, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म हम सारा पढ़ लेते हैं कि बौद्ध धर्म के इतने थे, त्रिपिटक थे, विनय पिटक थे, बट क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन जो आता है वो किस बेस पर आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? तो मैं आपके लिए क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लाई हूँ बौद्ध धर्म के इतिहास का। तो उसमें ये है कि जो बौद्ध धर्म की संगतियाँ हुई थी, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो उनके शरीर का परिनिर्वाण, यानी कि जो उनको जब जलाया गया था तो उनकी अस्थियों को
अस्थियों को अलग अलग जगह रखा गया था, 8 जगह रखा गया था स्तूप के द्वारा। और उसी जब भी उनकी तुरंत मृत्यु हुई थी तो वहीं से ही भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार होने लगा था। ठीक है, तो प्रचार करने के लिए वहां पर संगतियां होती थी, यानी कि काउंसिल बैठता था, जिसे कि बौद्ध संगति कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, किस किस स्थान पर हुई थी, किस शासक से की थी, और कौन अध्यक्ष थे, और उस संगति का मुख्य कार्य क्या था। 4 संगतियां हैं, चारों संगतियां एक्सप्लेन करती हूँ, फटाफट से समझिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो समय 1483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसमें कि बुद्ध के महानिर्वाण के तुरंत बाद, यानी कि जैसी उनकी मृत्यु हुई थी। और इसका स्थान था राजगृह सप्तकर्णी गुफा बिहार के अंदर। और उस समय कौन शासक थे, जिस समय वहां के अजात शत्रु थे हयक वंश के। और अध्यक्ष जिन्होंने ये समिति काउंसिल करवाई थी वो महाकश्यप थे। ऑलराइट, उसके बाद है मुख्य कार्य क्या था इसका, तो बुद्ध की शिक्षाओं का और जो सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का विभाजन कौन सी बुद्ध संगति में किया था, तो प्रथम बौद्ध संगति के अंदर किया था, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति का समय है 389 ईसापुर से, जब बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद। ठीक है, कौन सा स्थान है, वैशाली स्थान है, याद रखिएगा। शासक है कालाशोक। अब इसको अशोक मत समझ लेना, ये कालाशोक अलग है शिशुनाग वंश के। ठीक है, उनका नाम ही कालाशोक था। अध्यक्ष थे सर्वकामी सबकामी। ठीक है, इसको कई सर्वकामी और कहीं पर सबकामी भी बोलते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या था, मुख्य कार्य था कि भिक्षुओं के आचार विचार में मतभेद के कारण संघ स्थाविर और महासंधिका नामक 2 समूह में विभाजित किया गया था। ठीक है, भिक्षुओं का जो आचार विचार है, किस तरीके से रहना है, उसको दो दो संघों में, 2 समूहों में विभाजित किया गया था, स्थाविर और महासंघिक सांधिक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप सब, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है थर्ड जो बौद्ध संगति हुई है। थर्ड बौद्ध संगति हुई थी, समय है 550 ईसा पूर्व लगभग, और स्थान है पाटलिपुत्र आधुनिक पटना। ठीक है, शासक कौन थे उस समय, सम्राट अशोक थे, जो मौर्य वंश चल रहा था, और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सा। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्सा थे, और इसका मुख्य उद्देश्य था अभिधम पिटक का संकलन और गया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत बाहर भेजे जाते थे। अधिधम पिटक का जो प्रचार करने के लिए दूतों को बाहर भेजा जाता था। चौथी जो लास्ट बौद्ध संगति हुई थी वो प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास हुई थी, और स्थान था कुंडलवन था कश्मीर के पास, और शासक थे इसके कनिष्क, और उस समय कुषाण वंश चल रहा था उत्तर भारत में, और अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और इसका मुख्य कार्य क्या था कि बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में स्थायी विभाजन करना। ठीक है, तो यहीं से बौद्ध धर्म जो है 2 हो गया था, हीनयान और महायान, जिसमें कि मूर्ति पूजा की जाती थी भगवान बुद्ध की, और हीनयान जिसमें कि भगवान बुद्ध के सिर्फ जो आत्मता को माना जाता था, बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। ठीक है, और भगवान जो बौद्ध ग्रंथ है बेटा, बौद्ध ग्रंथों में से भी क्वेश्चन आता है। ये ऑलरेडी मैं आपकी MHI 103 में जो पौराणिक वंशावली है उसमें मैं पूरे आपके जितने भी पौराणिक वंशावलियों में आपके जो ग्रंथ हैं जिसमें को बोला जाता है लौकिक साहित्य, उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है बहुत अच्छे से, तो वो उसको भी जाके आप पढ़ सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए मैं एक पूरी मैराथन ही डाल दूँ। ठीक है, तो वो भी स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व का है, राइट। और जो चौथी बौद्ध संगति है वो आपका प्रथम शताब्दी में है, इसका टाइम याद रखिएगा बेटा। ठीक है, और जो आपकी दूसरी बौद्ध संगति है वो 383 है ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, उस समय ये वैशाली में हुआ था। ओके, और जो फर्स्ट बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व, जब भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरंत ही बाद, यानी कि जैसी उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद हुआ था, राइट। इसका टाइम याद रखिएगा। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू।